आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइम जो है अपना बहुत ही जल्दी जल्दी जा रहा है। उस वजह से मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा कि चलो फॉर्मल ड्रेस पहनो, उसके बाद जो है वीडियोस बनाओ, वीडियोस डालो। जो पहने हुए हैं कपड़े उसी में मैं आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट अपने को करनी है पढ़ाई और उसके बाद जो है मज़े करने हैं, है ना सर। ये बैच चल रहा है, कंपनी लॉ का स्टार्ट हो गया है, अभी होने ही वाला है 1 दिसंबर से, तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है। तो टाइम है नहीं ज़्यादा सोचने का, बस ये है कि अपना पढ़ाई करो और अपना फिर उसके बाद मज़े करो बस। तो पढ़ाई करते हैं फटाफट से। और आज जो है हम बात करने वाले हैं एक्सपेंसेस कौन से अलाउ होंगे, कौन से डिसअलाउ होंगे। अभी तक मैं आपको पीजीबी में ये कॉन्सेप्ट करवा चुका हूँ कि जब हम इसकी इनकम निकालते हैं तो हम नेट प्रॉफिट से ही स्टार्ट करते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें जो होती है वो अलाउ होती है, कुछ अलाउ नहीं होती है, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो। तो उसमें हम प्लस माइनस की एडजस्टमेंट लगाकर पीजीबीपी इनकम ले आते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमने एडजस्टमेंट करा डेप्रिसिएशन का, कि जो अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन लगता है वो तो एक एक पर्टिकुलर एसेट पर लगता है, पर इनकम टैक्स में रेट्स भी अलग हैं, मेथड भी डब्ल्यूडीवी है, पावर अंडरटेकिंग को छोड़ के जहां पर एसएलएम का बेनिफिट दिया है, और डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका भी ब्लॉक कॉन्सेप्ट का है। सेल होती है, सेल वैल्यू सीधा माइनस कर देते हैं। 180 डेज देखते हैं ये देखने के लिए कि भैया पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा पहले साल या आधी रेट पर डेप्रिसिएशन लगेगा। मैंने आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी करवाया। नई प्लांट एंड मशीनरी है तो 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। और अगर बैकवर्ड एरियाज में है, ईस्टर्न साइड वाली जो स्टेट्स है हमारी चार, आपकी वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना, वहाँ पर जो है 35% है एडिशनल डेप्रिसिएशन। और साथ में अगर नई अंडरटेकिंग लगाते हैं तो फिर कितना मिलेगा, 15%। आग बंद करके 15% और अलाउ किया हुआ है ना 32 AD में। चेक कर लेते हैं, यही होगा, देख लेते हैं। हम ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, आपको ये बता रहा हूँ। ये देखिए एडिशनल डेप्रिसिएशन, यहाँ याद था कॉन्सेप्ट। हाँ, ये आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, और उसके बाद जो है ये 32 AD में 15% और डेबिट करना ऐसे ही अलाउ कर दिया गया है। ठीक है सर। फिर जो हमने बातें करी आपको 3 चीज़ें मैंने और बताई उसके बाद। पहली चीज़ मैंने बताई कि कौन कौन सी ऐसी पेमेंट है जो कि आपको अलाउ होगी जब आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR तक उसकी पेमेंट कर देंगे। अगर उसके बाद करेंगे तो नेक्स्ट ईयर फिर भी अलाउ होगी, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में मैंने आपको ये भी बताया कि स्पेसिफाइड पर्सन्स कौन होते हैं, और स्पेसिफाइड पर्सन को आप ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते अगर उनके पास नॉलेज नहीं, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है, उसके बाद उन्हें आप ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते। अगर दे रहे हैं तो असेसिंग ऑफिसर डिसअलाउ कर सकता है। और आखिरी चीज़ मैंने आपको बताई कि जो कैश पेमेंट है या पेमेंट अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, अदर देन दैट पेमेंट जो है वो 10,000 से ऊपर का ही खर्चा है, और 10,000 से ऊपर की ही पेमेंट है एक दिन में, तो वो डिसअलाउ होती है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन है, रूल 6DD में दे रखे हैं, जहां पर ज़रूरत है बैंकों को देना है, गवर्नमेंट को देना है, कल्टीवेटर्स को देना है पैसा, बैंक हॉलीडे पेमेंट करनी ज़रूरी है, स्ट्राइक है पेमेंट करनी ज़रूरी है, एम्प्लॉय जो है 15 दिन के लिए कहीं और जाता है, 15 दिन उससे ज़्यादा के लिए कहीं और शिफ्ट होता है, टेम्परेरी बेसिस पे वहाँ उसका बैंक अकाउंट नहीं है, कैश पेमेंट कर सकते हो। रिटायरमेंट का बेनिफिट देना है, बंदा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है, 50,000 तक का है, दे दो भैया कैश में पेमेंट। ये सब चीज़ें मैंने बताया कि वहाँ पर अलाउ होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर रहे हो, टेलीग्राफिक ट्रांसफर से कर रहे हो, उन सब में अलाउ होगा। ये सारी चीज़ें अभी तक हम पीजीबी में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको एक रिवाइंड दे दिया है। इस क्लास के बाद या तो अगर आपका मन कर रहा है चलो यार हाँ सारी बातें तो हमें आती है, एक बार पॉज करके रीडिंग भी कर लेते हैं, तो वो आप कर सकते हो, या फिर क्लास पूरी होने के बाद आप ये सारा का सारा रिवाइज कर सकते हो जो हमने डिस्कस किया है। आज की जो क्लास है दोस्तों उसमें हम बात करेंगे, आज की जो क्लास है, अरे नीचे हो जा यार, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, नीचे नीचे का एरो नहीं आ रहा यार, इसको डिलीट कर देते हैं, अब तो होगा। हाँ जी, सबसे टॉप पे चले जाता हूं। आज हम बात करेंगे, अरे ऐसे कर दिया इन्होंने, चेंज कर दिया। बात करेंगे एक्सपेंसेस जो हैं कौन से अलाउ होते हैं और कौन से डिसअलाउ होते हैं। एक्सपेंसेस की बात करेंगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि आप जब P&L बनाते हैं तो उसमें क्या आते हैं, खर्चे आते हैं, इनकम भी आती है पर मैक्सिमम खर्चे होते हैं। इनकम में तो सेल्स और अदर इनकम यही आती है, ज़्यादा कुछ होती नहीं है।
एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, तो कौन से एक्सपेंस अलाउ होंगे कौन से अलाउ नहीं होंगे वो देखना ज़रूरी है। और अगर जो एक्सपेंस डिसअलाउड है और आपने यहाँ पर उसे माइनस किया हुआ है जिससे आपका प्रॉफिट कम आ रहा है, तो उसे आप फिर ऐड करेंगे। एक्सपेंस अलाउड है आपने नहीं माइनस किया, उसे आप माइनस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आपको पता हो कि अच्छा ये सारे प्रोविजंस हैं। ठीक है ना जी। हाँ जी। हाँ ये भी था बुक एडजस्टमेंट अगर हम करते हैं तो बुक एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो लास्ट क्लास में मैंने 15,000 बोला था, यहाँ 16,000 है, यहाँ 15,000 है, तो जो मिनिमम अमाउंट होगी ना, मतलब 15,000 तो यहाँ भी आ रहे हैं, 15,000 यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो 15,000 तो एडजस्ट हो सकते हैं, तो उसको एडजस्ट कर लिया। इसे आप नहीं बोलेंगे कैश पेमेंट करी है या कुछ करा है गलत, नहीं सर, एडजस्टमेंट हो सकती है बुक एंट्री से। ये डिफरेंट बैंक अकाउंट्स भी हैं उसमें भी एडजस्टमेंट हो सकती है, डिफरेंट ब्रांचेस के साथ अकाउंट है वहाँ भी एडजस्टमेंट हो सकती है। सुबह सुबह उठाओ, मॉर्निंग का टाइम में कुछ खाया नहीं, मैंने कहा सबसे पहले पढ़ाओ, पढ़ाने के बाद जो है बाकी काम करो, फिर लेक्चर को कन्वर्ट करो, फिर अपलोड करो, फिर दूसरा लेक्चर बनाओ। ऐसा सिस्टम बना लिया। देखते हैं यार कितनी एफिशिएंसी निकलती है, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा पाएँ ताकि जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट हो पाए। यहाँ पर आप देखिएगा TDS नॉट डिडक्टेड और नॉट पेड, यहाँ पर जो आपके खर्चों में है कितना अलाउ होगा उसके बारे में दे रखा है। अगर आपका TDS आपने डिडक्ट नहीं करा, कब डिडक्ट नहीं करा, जिस प्रीवियस ईयर का खर्चा था प्रीवियस ईयर में डिडक्ट होना था, नहीं किया, तो उस साल में जो है एक्सपेंस को आप डेबिट नहीं कर सकते हैं। या आपने पिछले साल डिडक्ट तो करा जिस प्रीवियस ईयर का था, पर आपने उसको टाइम पर पे नहीं करा, या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR तक आपने पे नहीं करा, यहाँ पर लिख लेना नॉट पेड टिल ITR डेट। और इनकम टैक्स रिटर्न की डेट आपको पता है कि अगर ऑडिट कराना जरूरी नहीं है तो 31 जुलाई, और ऑडिट कराना जरूरी है तो 30 सितंबर, जो भी नेक्स्ट ईयर होता है वो आपकी रिटर्न की डेट होती है। तो मान लेते हैं कि जैसे आपका प्रीवियस ईयर 1920 चल रहा है और अगले साल वाले 2021 मान सकते हैं, तो 1920 में अगर आपको कोई टैक्स डिडक्ट करना था और आपने नहीं किया, या आपने टैक्स को डिडक्ट तो करा पर आपने ITR डेट तक जमा नहीं कराया, दोनों को ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला है। डिडक्ट ही नहीं करा, डिडक्ट बाद में करा आप ये कह सकते हैं, या डिडक्ट पहले करा बट ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया, इन दोनों केसेस में जो एक्सपेंस होता है वो डिस अलाउ होता है, यानी आप उस खर्चे को P&L में डेबिट नहीं कर सकते हैं। और ये कितना खर्चा होता है, 30% होता है, यानी कि 70% तो फिर भी आप डेबिट कर सकते हो। तो क्या सर हम ये 30% खर्चे को कभी भी P&L में नहीं डाल पाएंगे? द आंसर इज नो, आप लोग डाल पाएंगे, बट आप कब डाल पाएंगे, उसे अगले साल डाल पाएंगे जिस साल में आपने एक्चुअली में वो TDS का पैसा जमा करवा दिया है। उस साल के प्रीवियस ईयर के PGBP की इनकम में आप उस खर्चे को डेबिट कर पाएंगे। हालांकि एक चीज और भी है यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है कि अगर असेसी यानी जिसको TDS काटना है वो टैक्स नहीं काटता, वो टैक्स पे नहीं करता, बट जो पेई है जिसको पैसा दिया गया है वो अपनी रिटर्न में शो कर देता है और उस पर टैक्स भी पे कर देता है, उस केस में जो है आप P&L में डेबिट कर तो सकते हैं, पर कौन से साल में कर सकते हैं ये क्वेश्चन मार्क है। मान लेते हैं कि आपका ईयर चल रहा है 1920 चल रहा है और 1920 ईयर में TDS कटना था और आपने नहीं काटा। तो अगर 1920 ईयर में TDS कटना था और आपने नहीं काटा, उस केस में आप इस ईयर की PGBP की इनकम में 30% का एक्सपेंस डेबिट नहीं कर सकते हैं। अगले साल अगर आपने इसको काट कर जमा करा दिया तो आप P&L में डाल सकते हैं जिस साल आपने जमा कराया है उस साल के P&L में, सो नेक्स्ट ईयर के P&L में आप डाल सकते हैं। या फिर अगर सामने वाली पार्टी ने उसे अपनी रिटर्न में शो कर दिया और पेमेंट कर दी है, तो जिस ईयर में वो सामने वाली पार्टी ने डिडक्ट करा तो माना जाएगा उसने नेक्स्ट ईयर ही डिडक्ट करा है, अपनी रिटर्न की डेट को डिडक्ट करा है और उसी टाइम उसने पेमेंट करी है। तो देयरफॉर हम इसे नेक्स्ट ईयर में यानी कि 1920 की जगह पर 2021 ईयर में ये 30% एक्सपेंस को डिडक्शन की फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है, यानी दो चीजें मैंने आपको बताई। आपका 1920 ईयर है और उसमें आप अगर डिडक्ट नहीं करते हो, डिडक्ट होना था, तो फिर आप इस साल के P&L में 30% का खर्चा डेबिट नहीं कर सकते हैं। जिस ईयर में आप पेमेंट करेंगे उस ईयर में कर सकते हैं। या आपने इस साल डिडक्ट तो कर लिया पर रिटर्न की डेट तक जमा नहीं कराया
उस केस में भी आप इस साल की इनकम में 30% अलाउ नहीं करेंगे। इस साल के पीएनएल में 30% का एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे। जिस साल में पेमेंट करिए उस साल आप अलाउ करेंगे। इसके 2 सेक्शन है दोस्तों, सेक्शन 40 क्लॉज ए, सब क्लॉज आई एंड 40 ए आई ए। अगर आप रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं, चाहे वो आरओआर हो या आरएनओआर हो, उस केस में अगर टीडीएस एप्लीकेबल है बट आप नहीं काटते, यानी जिस प्रीवियस ईयर में काटना चाहिए था वो आप नहीं काटते, या फिर आप डिडक्ट तो करते हैं बट उसे रिटर्न की डेट तक जमा नहीं कराते, तो आपका जो है 30% का एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। 70% स्टिल अलाउ होएगा इस प्रीवियस ईयर में। अगर फ्यूचर में आप टीडीएस जमा करा देते हैं, उस केस में जो 30% अभी डिसअलाउ हो गया था वो भी अलाउ हो जाएगा इन द प्रीवियस ईयर व्हेन टीडीएस इज पेड, जिस साल में टीडीएस पे किया गया है, यानी नेक्स्ट ईयर में। हालांकि यहाँ पे ट्विस्ट ये है दोस्तों कि अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं, उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल है बट आप उसे नहीं डिडक्ट करते, जिस प्रीवियस ईयर में डिडक्ट होना चाहिए उसमें नहीं करते, ये डिडक्ट तो करते हैं उस प्रीवियस ईयर में पर ड्यू डेट ऑफ आईटीआर तक पेमेंट नहीं करते हैं, उन दोनों केसेस में 100% का खर्चा डिसअलाउ होएगा। 100% का खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। हालांकि अगर टीडीएस आप फ्यूचर में पे करते हैं तो जिस ईयर में पेमेंट करी है उस ईयर में अलाउ होएगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। ABC Limited paid 1 lakh to Mr. A, a chartered accountant, for professional services rendered in previous year 1920। अब ये सर्विसेज 1920 में दी गई है, इसकी जो फीस है वो दिसंबर 19 में पे कर दी, पर आपने टीडीएस नहीं काटा, 1920 ईयर में नहीं काटा बल्कि 2021 ईयर में आपने टीडीएस काटा। तो ये प्रॉब्लम हो गई ना, जिस साल में कटना चाहिए था उस साल नहीं काटा, या उस साल काट लिया पर आईटीआर तक जमा नहीं कराया। दोनों ही केसेस में आप इस साल में, यानी कि जो 1920 ईयर है उस साल में आप 30% डिस अलाउ करेंगे। हालांकि टीडीएस को इन्होंने बाद में काटा और जमा भी करा दिया, और जमा भी कब कराया, 5 अक्टूबर 2020 को। तो जो पीजीपी इनकम 1920 की अभी दे रखी है 50 लाख और जो उसके नेक्स्ट ईयर की दे रखी है 20 लाख, उसमें जो ये है डेबिट करा हुआ है। जो 1920 में जो खर्चा है 1 लाख का पूरा डेबिट किया हुआ है, आपको करेक्ट इनकम बतानी है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि जो टीडीएस है वो आपने डिडक्ट कर लिया है, यहां पर इसको काट देना बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर, इसको आप सही कर लेना। सिंपल लिखना टीडीएस डिडक्टेड, टीडीएस डिडक्टेड इन नेक्स्ट ईयर, टीडीएस डिडक्टेड इन नेक्स्ट ईयर। टीडीएस जो है नेक्स्ट ईयर को ही डिडक्ट करा है, तो इसीलिए आप इस लाइन को कट कर देना। और यहां पर जो है 30% का जो आपका खर्चा है वो अलाउ नहीं होएगा, क्योंकि आपने डिडक्ट ही नहीं करा उस साल में, नेक्स्ट ईयर में ही डिडक्ट आपने करा है, तो 30% का डिसअलाउ होएगा और आपकी इनकम बढ़ जाएगी। सिमिलरली 2021 ईयर में 20 लाख रुपीज यहां पर दे रखा है, और आपने नेक्स्ट ईयर में तो इसको डिडक्ट कर लिया, नेक्स्ट ईयर में तो आपने पेमेंट कर दी है, यानी उस साल के प्रीवियस ईयर में 2021 में 30,000 का एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, और ये खर्चा माइनस करने के बाद नेक्स्ट ईयर की इनकम 19,70,000 आएगी। आप चाहे तो इस लाइन को भी काट सकते हैं। इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड, अगर डिडक्ट ही नहीं होता बट पे हो जाता है तो 100% एक्सपेंस अलाउ तो होगा, पर कब अलाउ होएगा ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। अलाउ कब होगा, जिस साल में पेमेंट हुई है उस साल में अलाउ होएगा। तो इसको आप हटा देना, इस लाइन को आप काट देना। इतना ही एक्सप्लेन करना है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो अभी एक लेटेस्ट भी लगा रहा हूँ, और जो मैंने करंट वीडियो बनाया हुआ है उसमें भी इंसर्ट कर रहा हूँ। और कौन कौन सी डिसअलाउंस होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अभी। ये देखिए बहुत सारी डिसअलाउंस है, ज़्यादा समय इन पर नहीं देने वाला। सेक्शन का जो नंबर है, आप चाहें तो हमने 40A1 कर लिया, 41(1)A कर लिया हमने, ये स्मॉल वाला 1 लिखा है जो भी। अब जो इसके आगे के हैं सेक्शंस, सेक्शन नंबर नहीं याद होता काम चलेगा, ये चीज़ याद होनी चाहिए कि जो इनकम टैक्स है वो आप पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते, जो वेल्थ टैक्स है पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते। हालांकि वेल्थ टैक्स अब हट चुका है, पर इन्होंने प्रोविजंस को नहीं हटाए, प्रोविजन लिखे हुए हैं वैसे के वैसे। वेल्थ टैक्स हट चुका है, नहीं लगता अब। फीस है, चार्ज है जो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग स्टेट गवर्नमेंट को देती है, वो डेबिट नहीं हो सकती। इसका मतलब नहीं समझ में आया। इनकम टैक्स समझ में आ गया, वेल्थ टैक्स समझ में आ गया, हाँ जी आ गया। वेल्थ टैक्स तो है ही नहीं, अब इनकम टैक्स आता है समझ में, हाँ। पीएनएल में इनकम टैक्स डेबिट नहीं होता है, वो तो निकालना है। अब ये क्या है सर, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ना, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स होती है,
स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को कुछ पैसा देती है, फंड्स वगैरह देती है, कंट्रोल होता है। और स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, हो सकता है कि ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस करते हों, पैसे कमाते हों। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास एक तरीका निकल गया कि यार मैं अपनी अंडरटेकिंग से पैसा ले लेती हूँ एक फीस के बहाने, नाम के लिए फीस उसका टाइटल दे दिया, और प्रॉफिट्स को हम निकाल लेते हैं और उस पर जो है हम टैक्स नहीं देंगे। मतलब गवर्नमेंट को कहीं टैक्स देना होगा यार, गवर्नमेंट ने निकाल लिए पैसे, उसे यहाँ पर जो है रोक लिया गया, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। और जो इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है पैसा निकलवाती है अपनी स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से बाय वे ऑफ सम रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, सर्विस फीस। ठीक है ना सर, है तो वैसे स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग, पैसा तो दिया ही हुआ है, कंट्रोल है ही है, किसी नाम के बहाने जो है फीस निकलवा लेते हैं। और वो जो फीस है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग पर ही लगाई जाती है बाय स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारी स्टेट्स हैं, उनकी अलग अलग गवर्नमेंट है। तो ये जो फीस, लाइसेंस फीस और सर्विस फीस लगाई है उस अंडरटेकिंग के पैसे निकलवाने के लिए, जिससे कि वो अंडरटेकिंग अपने पीएनएल में यहां पर एक्सपेंस क्लेम कर कर सारा प्रॉफिट को जीरो कर लेंगे। एक्सपेंस क्लेम करेंगे, सारा का सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी वो अंडरटेकिंग, तो यहां पर एक्सपेंस क्लेम कर कर जीरो हो जाएगा ना प्रॉफिट, और फिर टैक्स देना नहीं पड़ेगा अंडरटेकिंग को। जबकि टैक्स तो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग तो है नहीं है, तो वो वाला जो एक्सपेंस है वो पीएनएल में डेबिट करना अलाउ नहीं किया हुआ है। आप वो पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप सैलरी दे रहे हैं, ये थर्ड पॉइंट आ गया, सब क्लॉज 3 आ गया, 1 2 3 ऐसे ना, 3 आ गया, 3 4 ऐसे चल रहा है। मैंने भी गलती पढ़ लिया था, ये आई पढ़ लिया था, आई नहीं है, 1 है, 1A 2 3 4। सैलरी पेबल सेक्शन नंबर में ज़्यादा मत जाना, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको करवा दी है, ये वाले सिर्फ आप प्रोविजंस याद रख लेना। सैलरी अगर आप पे कर रहे हैं किसी नॉन रेजिडेंट को या फिर किसी को भी जो इंडिया के बाहर है, तो वहां पर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, अदरवाइज 100% अलाउ नहीं होएगा। तो क्या आपका ये मतलब है सर कि हम रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं और टीडीएस नहीं काटते तो 30% डिसअलाउ होगा, पर अगर रेजिडेंट इंडिया के बाहर है और उसे हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं और अगर हमने नहीं करी तो 100% डिसअलाउ होगा? जी हाँ, सैलरी पेमेंट में तो आपको टीडीएस काटना ही पड़ेगा। अगर आप इंडिया के बाहर पेमेंट कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं जो इंडिया के बाहर है, या नॉन रेजिडेंट भले इंडिया में है उसे पेमेंट कर रहे हैं, 100% डिसअलाउ होगा अगर सैलरी पे टीडीएस नहीं कटा। कंट्रीब्यूशन जो है आपको पता है, एम्प्लॉयर जो होते हैं वो प्रोविडेंट फंड में, अदर फंड में जो पैसा जो है डालते हैं, तो भले ही वो पैसा डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जब एम्प्लॉय टाइमलाइन से पहले उस पैसे को विड्रॉ करेगा, भाई पीएफ से पैसा निकालना होता है ना, हाँ, और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो अगर अमाउंट विड्रॉ करी जाती है बाय एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर के पास ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि जब वो पैसा निकाला जाए तो टीडीएस का पैसा जो है कट जाए। बात समझ रहे हैं आप? तो टीडीएस का पैसा जो है काटने का मैकेनिज्म उसके पास होना चाहिए। ये नहीं लिखा कि वो टीडीएस हमेशा काटेगा ही, ये लिखा है उसके पास मैकेनिज्म होना चाहिए कि जब पीएफ वगैरह में पैसा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर करता है, और जब एम्प्लॉय निकालेगा पैसा, तो वो पैसा निकालने पर अगर टैक्स बनता है, वो लायबल टू टैक्स है इनकम, अगर सैलरी के चैप्टर में करेंगे तो उस पर टीडीएस कटने के प्रोविजंस, टीडीएस कटने के अरेंजमेंट होने चाहिए। आगे जो है पॉइंट नंबर 5 आ रहा है, क्लॉज, सब क्लॉज नंबर 5। परक्यूसिट्स कुछ नॉन मॉनिटरी बेनिफिट होता है, जैसे कि एम्प्लॉय को कार दे दी हमने, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कार दे दिया, फ्री में जो है घर दे दिया रहने के लिए, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ रहने के लिए, जिसे रेंट फ्री अकोमोडेशन बोलते हैं। कार दे दी, भाई घूम ले फिर ले, ऑफिस का काम करने के लिए ले जा, पर्सनल के लिए भी ले जा चल। तो वो जो परक्यूसिट्स होती हैं जो एम्प्लॉयज को दी जाती है, वो एम्प्लॉय के लिए सैलरी होती है और उस पर टैक्स देना पड़ता है। यानी मॉनेटरी बेनिफिट पैसा दे दिया या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट एम्प्लॉय को दे दिया, तो उसका कितना पैसा बनता है वो निकालकर एम्प्लॉय के लिए सैलरी माना जाता है। एम्प्लॉयर से जो भी एम्प्लॉय को मिलेगा वो एम्प्लॉय के लिए सैलरी है। बट एम्प्लॉय बोलता है कि यार आप मुझे जो है ये नॉन मॉनेटरी परक्यूसिट दे रहे हो, बेनिफिट मुझे दे रहे हो, मुझे इस पर टैक्स देना पड़ेगा, मेरी ये इनकम मानी जाएगी, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। एम्प्लॉयर बोलता है कोई बात नहीं, टैक्स का पैसा भी मैं दे दूंगा,
मतलब जो मैं तेरे को कार का बेनिफिट दे रहा हूँ, जो मैं तेरे को घर का बेनिफिट दे रहा हूँ, उस पर जो वैल्यू निकल कर आएगी तेरे को बेनिफिट की, उसका टैक्स भी मैं अपनी जेब से पे कर दूंगा। तो तुझे वो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को वो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बट ये एम्प्लॉय के इनकम टैक्स का अमाउंट है जो एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो वो एम्प्लॉयर जो है अपने पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकता है। मतलब जो परक्यूसिट एम्प्लॉय को दी और उसके टैक्स का अमाउंट मैंने पे कर दिया अपनी जेब से, हाँ डेफिनेटली उसके पैन नंबर पर पेमेंट करी होगी, पेमेंट मैंने कर दी एम्प्लॉयर ने, तो वो टैक्स का अमाउंट मैं पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरह से वो भी तो इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स को डेबिट नहीं किया जा सकता, चाहे वो एम्प्लॉय को हो खुद का हो। और देखते हैं सर अदर डिसअलाउंस क्या क्या है। अदर अलाउंसेस कौन कौन सी है, डिडक्शंस जो अलाउ होगी, वो सेक्शन नंबर 36 का सबसेक्शन 1 है, जो आप याद कर सकते हैं। सेक्शन 36(1) में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं। अगर ये पॉइंट आपको याद हैं और आपको पता है कि ये सेक्शन 36(1) में लिखे हैं, तो आप अपने आंसर में वर्किंग नोट्स में लिख सकते हो, एज पर 36(1) सम ऑफ द डिडक्शंस विच आर अलाउड, इट इंक्लूड्स इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर स्टॉक एंड स्टोर्स, इंश्योरेंस डन फॉर डैमेजेस डिस्ट्रक्शन। अब आप अपनी इन्वेंट्री का इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, क्या कराएंगे ना, तो कराएंगे तो उसे आप डेबिट कर सकते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज, इफ पेड फॉर अदर देन कैश देन इट इज अलाउड। सर ये क्या मतलब होता है अदर देन कैश? मतलब कि कैश में पेमेंट ना करी हो, कैश के अलावा भी पेमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं बैंक अकाउंट के थ्रू। तो अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं फॉर द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय, अदर देन कैश मोड में पेमेंट करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम की, तो वो एम्प्लॉय की भले ही हेल्थ के लिए हो प्रीमियम, बट आप जो है अपनी पीएनएल में डाल सकते हैं। हेल्थ के लिए है ना सर, डाल सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस नहीं है सर, हाँ जी फिर मैं बोल देता हूं, एम्प्लॉय की लाइफ के इंश्योरेंस का नहीं है, लाइफ पर्सनल हो जाएगा, हेल्थ के इंश्योरेंस का, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपका एसेट है आपके एम्प्लॉयज, और वो अच्छे से काम करें, उनको हेल्थ खराब हो तो वो डॉक्टर के जाएं और ठीक होकर वापस आएं, तो उनका आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, वो आपका बिजनेस का खर्चा है, आप डेबिट कर सकते हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें आज कंप्लीट करनी है। आप चाहे 2 पार्ट में देख सकते हैं, यही तो आपको बेनिफिट मिला है कि आप कितने भी क्लिक करें वीडियो पर दिक्कत नहीं है। हाँ, जो पेन ड्राइव ले रहे हैं, गूगल ड्राइव ले रहे हैं, उनके लिए है नंबर ऑफ क्लिक्स पर दिक्कत है, बट जो ऑनलाइन ले रहे हैं कितनी बार भी क्लिक करें कोई दिक्कत नहीं है। आधा आपने देख लिया, आधा बाद में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, आधे घंटे के ब्रेक के बाद देख सकते हैं। ब्रेक में आपको दे दूंगा, जिसके बाद आप दोबारा लगा सकते हैं। और मोबाइल स्क्रीन में कई बार जो आगे पीछे भगाने का ऑप्शन नहीं आता है, तो उसमें आप वीडियो प्ले कर स्क्रीन ऑफ और ऑन कर देंगे, तो वो बार आपको दिख जाएगा आगे पीछे भगाने का। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। लाइफ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉय का करवा सकते हैं, बट जो की मैन इंश्योरेंस होता है, यानी जो बिजनेस के मुख्य लोग हैं जिनके भरोसे बिजनेस चल रहा है, वो की मैन का आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, और ये लाइफ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि ये मुख्य एम्प्लॉयज हैं जिसके बलबूते पर आपका बिजनेस चल रहा है, तो इनकी लाइफ का इंश्योरेंस भी आप ले सकते हैं। बट अगर आप इनका खर्चा डेबिट करेंगे तो जब पैसा मिलेगा तो वो क्रेडिट भी पीएनएल में करना पड़ेगा, जिसे हम बाद में करेंगे। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं, ये हमने किया था। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? तो आप जो है डिस्काउंट पर इशू करते हैं, मैच्योरिटी पार पर होती है। आप कंपनी है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप इशू करते हैं, तो सामने वाले के लिए कैपिटल गेन होगा, आपके लिए तो एक्सपेंस होगा। आपने 800 रुपये में इशू करा, जो 1000 रुपये की मैच्योरिटी होगी, तो 200 रुपये क्या एक्सपेंस हो गया। पर ये 10 साल का बॉन्ड था या 20 साल का बॉन्ड था, तो 20 साल में जो है प्रो रेटा बेसिस पर इक्वली हर साल डेबिट करते रहेंगे 200 रुपये का जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है। 800 का इशू कर 1000 की पेमेंट करनी है, तो 200 एक्स्ट्रा पेमेंट आप करने वाले 20 साल बाद, 10 साल बाद, वट एवर द केस में भी, तो उसे आप उतने सालों में बांट सकते हैं कि भैया 200 रुपये का खर्चा 10 साल का है या 20 साल का है, डिवाइड कर लेते हैं, हर साल जो है 10-10 रुपये 20-20 रुपये डालते रहते हैं, या जो भी है। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है भैया? फैमिली बनाएंगे, वो था ना, धूम का गाना था ना, कौन सा था वो धूम का? दिल से दिल मिलाएंगे, फैमिली बनाएंगे, बस एक यही है दुआ। याद आया? धूम का गाना था ये, वो गाता था ना यार, ईशा देओल थी, और कौन था ईशा देओल के साथ, एक कौन था वो, एक हीरो भी था जो बाइक चलाता था, तो वो गाना था, दिल से दिल मिलाएंगे, फैमिली बनाएंगे, फैमिली प्लानिंग कंपनी करके दिखाएंगे हैं। तो फैमिली प्लानिंग, यार फैमिली के लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है, उसके लिए कई बार खर्चे किए जाते हैं, सेमिनार काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करी जाती है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कंपनी कर सकती है, और कंपनियों को ही फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर अलाउ है। पहली बात, सिर्फ कंपनियों को अलाउ है, पहली बात।
दूसरी बात, बाकियों को भी अलाउ हो सकती है, बट मैं बाद में बताऊंगा कैसे। अभी के लिए मान लेते हैं सिर्फ कंपनी को अलाउ है, और सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 इसके क्लॉज भी चल रहे हैं, तो क्लॉज नंबर 9 है। बट आप चाहें तो याद ना रखेंगे क्लॉज, काम चल जाएगा, करेंगे तो अच्छी बात है। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर आता है, कई बार पूछा जाता है, तो आप इसका क्लॉज भी याद रख सकते हैं। दो ही तरीके के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, या तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या फिर रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू का मतलब हर साल थोड़ा थोड़ा आप एक्सपेंडिचर करते हैं, कैपिटल में लमसम अमाउंट आपने डाल दी, एक्सपेंडिचर कर दिया। तो रेवेन्यू एक्सपेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, पीएनएल में आप डेबिट कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। पर अगर आपने ढेर सारा एक्सपेंस जिसके बेनिफिट आने वाले सालों में आने वाले हैं, उसको आपने इकट्ठे डेबिट कर दिया, जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, तो वो आप 5 सालों में इक्वली डेबिट करेंगे एवरी ईयर। मान लो मैंने 10 लाख का एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, 2 लाख रुपए हर साल डेबिट होते रहेंगे। रेवेन्यू मैंने 3 लाख रुपए का एक्सपेंस किया, डायरेक्टली डेबिट हो सकता है। तो कौन सा एक्सपेंस किया वो आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके लिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि 10 लाख का एक्सपेंडिचर किया है फैमिली प्लानिंग के लिए, और एक इंडिविजुअल ने किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस इंडिविजुअल में आप कहते हैं चलो ठीक है यार, एक काम करते हैं, इसके 1/5 कर 2 लाख रुपए डाल देते हैं। अरे पर इंडिविजुअल को अलाउ नहीं होएगा, सिर्फ कंपनी को अलाउ होएगा, पहली बात। दूसरा आया कि कंपनी को 10 लाख रुपए का जो एक्सपेंडिचर है वो किया है और पीएनएल में डेबिट कर दिया 10 लाख का 10 लाख, तो आप कहते हैं ठीक है 10 लाख को डिसअलाउ कर देते हैं। अरे फिर 2 लाख को अलाउ भी तो करो, क्योंकि 1/5 तो अलाउ होता है। बात समझ रहे हैं आप? प्रोविजन सिंपल से हैं, बहुत आसान है, प्लस माइनस करना है, सिर्फ ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है और पूरे नंबर लेकर आने, इतना ही करना है। सेक्शन का नंबर याद है तो लिख कर आ जाएंगे तो ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, एक आधा, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मान लेते हैं कि आपके प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर एब्जॉर्ब करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? उस केस में जो है इसको हम वैसा ही ट्रीटमेंट देंगे जैसे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को हम इनफाइनाइट लाइफ के लिए कैरी करते हैं और आने वाले टाइम में हम कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने बताया था। उसी प्रकार जो है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर जो अनएब्जॉर्ब्ड रह जाएगा, तो उसका वही ट्रीटमेंट होगा जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का होता है। यहां तक की बात समझ में आ गई अदर डिडक्शन वाली? तो बाकी जो चीजें हैं वो मेरे को लगता है कि नेक्स्ट क्लास में ही आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट में नहीं कराऊंगा, अभी करा देता हूँ, एक और कॉन्सेप्ट अभी करा देता हूँ, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। तो अब लास्ट पार्ट करने वाले हैं हम आज की क्लास का। प्लानिंग तो ये कर आया था कि भैया 10-15 पेजेस निपटा कर जाएंगे, बट क्या करें यार, इतना बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। आज जो बात करने वाले हैं अभी हम लास्ट टॉपिक पर, वो है बैड डेट्स। क्या आपको मालूम है बैड डेट क्या होते हैं? जो डेट बैड हो जाते हैं उसको बैड डेट बोलते हैं। और डेट क्या होते हैं सर? डेट हमारे डेटर्स होते हैं। डेटर्स क्या होते हैं? जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उन्हें डेटर्स बोलते हैं। जिन्हें हम सेल करते हैं क्रेडिट पर, वो हमारे डेटर्स होते हैं। कैश में करेंगे तो डेटर बनेंगे नहीं, क्रेडिट पर सेल करेंगे तो डेटर अकाउंट जो है वो डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट। तो अगर आपने रिकॉर्डिंग करी है, सेल्स में अपनी इनकम बुक करी है, इनकम ही बुक नहीं करी, इनकम बुक नहीं करी तो काम कैसे चलेगा? इनकम बुक आपने करी है, कंडीशन यही है, और उसके डेटर आपने बनाए हैं, और फिर वो जो है एक्चुअली में बैड डेट हो जाते हैं, यानी कि बैंक करप्ट हो जाते हैं, पैसा नहीं आता, तो फिर जो है आप उसमें से बैड डेट को माइनस कर सकते हैं। यानी कि आपने ईयर 1980 में सेल रिकॉर्ड करी 10,000 रुपए की, ईयर 2021 में उसमें से 2,000 के बैड डेट हो गए, एक्चुअली में बैड डेट हो गए। सर प्रोविजन की बात नहीं कर रहा, बैड डेट हो जाएंगे उसकी बात नहीं कर रहा, एक्चुअली में बैड डेट हो गए उसकी बात कर रहा हूं। तो 2,000 आप नेक्स्ट ईयर के पीएनएल में जब बनाएंगे तो उसमें आप 2,000 माइनस कर सकते हैं, क्योंकि आपने पिछले सालों में इनकम रिकॉर्ड करी हुई थी, डेटर क्रिएट करे हुए थे, वो आज बैड डेट हो गए, तो वो आज एक्चुअली में बैड डेट हो गए, उसका खर्चा आप माइनस कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि जो डेट है वो मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम, कि 2,000 जो थे आप आज माइनस तो कर रहे हैं, बट क्या कभी इसको आपने इनकम बनाया था अपना? जी हाँ बनाया था, सेल रिकॉर्ड करी थी, तो माइनस कर सकते हैं। बिजनेस जो है कंटिन्यू रहना चाहिए, चाहे आप खुद करें या किसी को बेच दें। अगर आपने बिजनेस को बेच दिया तो नया वाला पर्सन है, उसकी बुक्स में डेटर आएंगे, वो भी बैड डेट क्लेम कर सकता है अगर उससे रिकवरी नहीं होती है तो। बात समझ गए आप? जी हाँ सर। मान लेते हैं कि हमने बैड डेट रिकॉर्ड कर दी है, प्रोविजन की मैं बात ही नहीं कर रहा, प्रोविजन अलाउड नहीं है, प्रोविजन फॉर बैड डेट आर नॉट अलाउड, मैं बैड डेट की बात कर रहा हूं, एक्चुअल बैड डेट की।
आपने 2000 के बैड डेट माइनस कर दिए इस केस में, और फ्यूचर में जो है पार्टी के पास पैसा आ गया वो आपको लौटा देता है, क्या करेंगे आप? तो फिर वो आपकी इनकम मानी जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेल करी, इनकम है। सेल में से पैसा नहीं आ रहा, एक्चुअली में बैड डेट हो गया, एक्सपेंस है। अगले सालों में पता लगता है वो पैसा मिल सकता है, इनकम है। प्लस माइनस ही तो करना है, और क्या करना है? अच्छा बस यही है? हाँ जी यही है, हमारे लिए तो प्लस माइनस है सब कुछ, चाहे सीए इंटरमीडिएट हो, फाइनल हो, इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, प्लस माइनस करना होता है हमें तो। चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी हो, प्लस माइनस का गेम है। कैश फ्लो बनानी हो, प्लस माइनस का गेम है। कॉन्सेप्ट आते हैं उसको तो प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड पर भी नहीं जाना है, प्लस माइनस। तो बैड डेट बाद में रिकवर हो जाएंगे, कोई नहीं, फिर इनकम हो जाएगी, प्लस कर लेंगे, सेक्शन उसका 41 बन जाएगा, बस ये फर्क है। सेक्शन 41 सब सेक्शन 4 हो जाएगा, पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे, ऐड कर देंगे प्रॉफिट में। मान लेते हैं कि ए का बिजनेस है जिसने कि बैड डेट क्लेम कर लिए, बैड डेट माइनस कर लिए, फिर उसने बिजनेस बी को बेच दिया। तो क्या मिस्टर बी अगर बैड डेट को रिकवर करते हैं, क्योंकि बिजनेस बिक चुका है, तो क्या मिस्टर बी के लिए टैक्सेबल होगा? अभी मैंने आपको बताया कि ए का बिजनेस है, ए ने बैड डेट क्लेम करा, ए को मिल गया, तो बैड डेट क्लेम कर लिया, मिल गया, तो फिर इनकम हो गई ना। पर अगर ए ने बैड डेट क्लेम करा, माइनस कर लिया, एक्चुअली में बैड डेट हुआ था, ट्रांसफर कर दिया अपना बिजनेस मिस्टर बी को, और फिर बी जो है उस पार्टी से उसको पैसे मिल जाते हैं। पार्टी आता है ढूंढते हुए, इसका बिजनेस है, बी बोलता है यार अब इसका ओनर मैं बन गया हूं, मैं इसका ओनर हूं। वो कहता है अच्छा सर मैंने पिछले ओनर से ना पैसे देने बाकी थे, आप ले लो। तो पैसे इसको मिल जाते हैं, जो बैड डेट ऑलरेडी क्लेम होता है, तो उसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। ये जो है एक केस लॉ में बताया गया है, सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पीके काइमल। ये जो केस लॉ में पहला नाम होता है, इसको हम बोलते हैं प्लेंटिफ, जो केस करता है। अब इसने पैसा नहीं दिया तो इसने केस कर दिया, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने। और दूसरा है डिफेंडेंट, जो डिफेंड करता है। बात खत्म सर। इन्होंने डिफेंड करा और हाई कोर्ट ने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, हाई कोर्ट का है। पहले मैं सुप्रीम कोर्ट ही लिख रहा था, फिर मैंने कहा नहीं एक बार चेक करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है शायद, हाई कोर्ट का है ये, तो हाई कोर्ट लिखा था। असेसी ने जिसने डिडक्शन क्लेम करी है बैड डेट की, वही उसकी रिकवरी होने पर उसे क्रेडिट करेगा, ये हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। मिस्टर ए ने अपने बिजनेस में बैड डेट क्लेम करा, तो अगर बैड डेट की रिकवरी मिस्टर ए को होती है फिर वो क्रेडिट करेंगे। पर रिकवरी किसी और को ही उसने बिजनेस बेच दिया, तो दूसरा बंदा क्रेडिट नहीं करेगा, वो कहेगा मैंने जब डेबिट नहीं किया मैं क्रेडिट क्यों करूं। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर चेंज कर सकता है ये, हालांकि अभी जो हमें केस पता है हमने उसके हिसाब से डिस्कशन कर लिया है। आपके क्वेश्चन में इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा बैड डेट रिकवर, तो सेम पार्टी ने ही रिकवर किया होगा, इनकम मान लो। क्या सर जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है किसी को अलाउ नहीं होते? कुछ लोगों को होते हैं, जो है हमारे बैंक्स, इंडियन बैंक, फॉरेन बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उन्हें प्रोविजन माइनस करना अलाउ किया है। और कितना प्रोविजन वो माइनस कर सकते हैं वो नीचे लिखा है, वो कर सकते हैं अपनी ग्रॉस टोटल इनकम का 8.5%। हमारे जितने भी इंडियन बैंक हैं, इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, इंडियन बैंक है, साथ ही में उसके साथ साथ जो उनका एग्रीगेट एवरेज एडवांस है, जो रूरल ब्रांचेस ने दिया है पैसा, अर्बन ब्रांचेस ने नहीं, रूरल ब्रांचेस ने जो पैसा एडवांसेस का दिया है ना सर, उसी पे बैड डेट होगा। लिया है उस पर तो बैड डेट नहीं होगा आपका, दिया है, एडवांस दिया है, तो रूरल ब्रांचेस ने जो दिया है उसका टोटल कर 10% का और आप ले सकते हैं, प्रोविजन बना सकते हैं। प्रोविजन बनाने की सुविधा इंडियन बैंक को मिली है। जो फॉरेन बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन, ये सब जो है वो अपनी ग्रॉस टोटल इनकम का 5% जो है प्रोविजन बना सकते हैं। क्योंकि इनकी इनकम ही कहां से होती है, कहां से होती है इनकी इनकम? बताइए कहां से होती है? अरे बैंकों की इनकम कहां से होगी यार? बैंक जो है उनका बिजनेस क्या है? एडवांस देना, इंटरेस्ट कमाना, उनकी इनकम ही वहां से होगी। तो ग्रॉस टोटल इनकम का 8.5%, इंडियन बैंक 5%, बाकी सारे जो फॉरेन बैंक हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गई, वो सब जो है वो ले सकते हैं। बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और एक क्वेश्चन करेंगे पीजीपी का, और फिर जो है आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, इसे रिवाइज कर आइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय।